Assalamu alaikum जी एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो। सो एज़ यू शुड हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट कि ये जो वीडियो है हमारी ये CSS 2024 के ऐसे पेपर के बारे में है। इन दिस वीडियो हम लोग जो ऐसे पेपर आया है उसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। हम लोग बारी बारी देखेंगे कि जो टॉपिक्स आए हैं वो किस नेचर के थे, उनको किस तरह से अटैम्प्ट किया जा सकता था, और फिर उसके बाद जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके हम लोग डिटेल में ब्रेक डाउन देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए जा सकते थे, क्या क्या आप अपनी आउटलाइन के अंदर ऐड कर सकते थे और किस तरह से आप उस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक को अटैम्प्ट कर सकते थे। So this video will be useful for both aspirants who have already attempted the exam and for those of you who are planning on attempting the exam in the future, because I believe कि इस साल का पेपर was very holistic। इसके अंदर आपको literary essays भी मिल रहे थे, आपको descriptive essay भी मिल रहे थे, आपको argumentative essay मिल रहे थे। So I hope that we will have a fruitful discussion and आपको by the end of this video you will find you'll learn something very valuable and something that would help you in your future endeavors. So without further ado, let's begin. ओके जी, सो दिस इज़ आवर CSS 2024 ऐसे एग्ज़ाम पेपर। अगर हम लोग इस हर पर्टिकुलर टॉपिक का ब्रेक डाउन देख लेंगे किस नेचर के टॉपिक आए हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक है होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, ये जी एक लिटरेरी ऐसे है। तो ये आपका लिटरेरी टॉपिक हो गया। उसके बाद CPEC एंड इंडो मिडल ईस्ट यूरोप न्यू वॉर फ्रंट्स, दिस इज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर। सेकंड टॉपिक जो है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड, दिस इज़ अगेन ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर। चौथा जो टॉपिक है फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड अरब इकोनॉमीज, इसके अंदर भी देखें आप कोई आर्ग्यूमेंटेशन की कोई उस तरह से गुंजाइश नहीं है। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं आपके, ये हो गए ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव नेचर। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव टेकन दी ऐसे राइटिंग कोर्स विद मी, उनको पता होगा कि हम लोगों ने इन तीनों जो नेचर ऑफ टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में देखा हुआ है। तो ये आपका पहला टॉपिक इज लिटरेरी, अगले तीन टॉपिक्स आर डिस्क्रिप्टिव। पांचवा जो टॉपिक है, दिस इज अ वर्सेस टॉपिक है, प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स। अब इसके अंदर ये आपको चॉइस देता है कि यू कैन ईदर गो फॉर प्रैग्मेटिज्म इन पॉलिटिक्स और यू कैन गो फॉर पैशन इन पॉलिटिक्स। तो दिस इज ऑफ अ आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर। ठीक है जी। इससे अगला टॉपिक देखें, ब्रिक्स इन पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी, दिस इज अगेन ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव नेचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, अब ये भी एक ऐसा टॉपिक स्टेटमेंट है जिसके आप इधर फॉर या फिर अगेंस्ट जा सकते हैं कि इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समथिंग दैट इज किलिंग क्रिएटिविटी या फिर दिस इज समथिंग दैट इज एडिंग टू आवर क्रिएटिविटी। सो इट्स अगेन ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव नेचर। तो 8 देखें, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, अगेन दिस इज समथिंग दैट इज अ स्टेटमेंट, इट इज ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव नेचर, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे टॉपिक नंबर 7 में मैंने डेथ की बात की है, ठीक है, तो दैट इज एन एक्शन वर्ब जो इम्प्लाई करता है कि डू यू एग्री विद द टॉपिक और डू यू गो अगेंस्ट इट। टॉपिक नंबर 9 अगेन ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज, दिस इज अगेन अ स्टेटमेंट, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव नेचर की है। और टॉपिक नंबर 10 है पॉलिटिकल पोलराइजेशन गवर्नेंस एंड सोसाइटी, दिस इज आल्सो डिस्क्रिप्टिव। तो ये जी आपके दोनों डिस्क्रिप्टिव हो गए। तो एक आपको इस साल लिटरेरी ऐसे आया है डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर एग्जाम जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी ऐसे के टॉपिक्स आए थे। मैंने इसलिए इसको होलिस्टिक कहा क्योंकि आपको इसके अंदर तीनों नेचर ऑफ टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। वैरायटी ऑफ रेंज है आपको अटेम्प्ट करने की कि कौन से टॉपिक के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, उसको आप अटेम्प्ट करें। ठीक है जी। तो ये हमारी होगी एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। So we'll start straight away by trying to attempt the topics जो हमें दिए गए हैं in the essay exams। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं which is of again a literary nature। और इसकी अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग देखें तो फॉर स्टूडेंट्स अगेन who have been part of my CSS boot camp, उनको मैंने लिटरेरी एसेस की कुछ थीम्स पढ़ाई थी। उसके अंदर एक थीम आपको जो पार्ट थे उनको याद होगी, विच वाज अबाउट ऑप्टिमिज्म। उसके अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक्स किए थे वो ये थे कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। तो ये हम लोगों ने एक डिटेल में टॉपिक किया था। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक और टॉपिक किया था व्हिच वाज रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी अमिड्स एडवर्सिटी। तो इन दोनों टॉपिक्स के अंदर जो हम लोगों ने थीम डिस्कस की थी दैट वाज रिलेटेड टू ऑप्टिमिज्म, दैट है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इसके अंदर कीवर्ड है होप का। होप अगेन इज कोरिलेटेड विद ऑप्टिमिज्म। तो इसके अंदर भी आपने जो बात करनी थी वो यही करनी थी कि हाउ हैविंग एन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट इज एक्चुअली समथिंग दैट ड्राइव्स बोथ ह्यूमन प्रोग्रेस एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस एज वेल। तो अगर हम लोग इसका जो है टॉपिक को देख लें इन डिटेल किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था, ये मैंने एक ब्रेकडाउन आपको दिया है, इसको बारी बारी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स के अंदर आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए इसका कॉन्टेक्स्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नोशन ऑफ होप। इसके अंदर आप किसी रिलीजियस फिलोसफी रिलीजन की कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं कि रिलीजन के अंदर होप का क्या है, किसी फिलोसफर को कोट कर सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी है उसको कोट कर सकते हैं।
इन एक्सप्लेनिंग टू द एग्जामिनर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ होप क्या है। ठीक है जी। उसके बाद आप दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर आएगा दैट इज रिलेटेड टू फाउंडेशंस ऑफ अ होपफुल ऑप्टिमिस्ट माइंड, कि जो एक ऑप्टिमिस्ट माइंड होता है उसकी क्या फाउंडेशंस होती हैं, किस तरह से आप अपने अंदर होप का एलिमेंट ला सकते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर आपका आता है कि आप परसेवेरेंस के साथ ला सकते हैं, पेशेंस के साथ ला सकते हैं, एक बिग पिक्चर मेंटेलिटी अगर आपकी हो तब आपके अंदर होप आ सकती है। तो बोथ ऑफ दीज आर मोर और लेस कंटेक्चुअल पैराग्राफ्स। उसके बाद जी आपके मेन टॉपिक के ऊपर आप आ जाते हैं। ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको इसकी एक थीसिस आपके जहन में हो। तो मैंने जो इसकी थीसिस सोची थी वो यही थी कि आप अपनी जो आर्ग्यूमेंट है उसको सेंटर करें अराउंड द फैक्ट कि ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ जो होप है इन बोथ इंडिविजुअल लाइव्स एंड कलेक्टिव ह्यूमन एंडेवर्स, कि किस तरह से जो होप का एक एलिमेंट है वो ट्रांसफॉर्म कर देती है बोथ इंडिविजुअल लाइफ को भी और कलेक्टिव ह्यूमन एंडेवर्स को भी, कि मतलब कि आपके जो एज अ सोसाइटी या फिर एज अ नेशन आप एंडेवर्स करते हैं उसको। ठीक है। तो इसी चीज़ को माइंड में लेते हुए हम लोग फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने इसको तीन मेन चीज़ों में डिवाइड किया है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, एक इंडिविजुअल है और एक ग्लोबल है। ठीक है जी। तो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स अगर देख लें ऑफ हाउ होप ड्राइव्स चेंज, उसके अंदर आपको नजर आता है सबसे पहले मैंने एक अमेरिकन सिविल वॉर की एग्जांपल दे दी है, किस तरह से जो एक उसके अंदर इशू मेजर स्लेवरी का था और हाउ एन एलिमेंट ऑफ होप एक्चुअली लेड टू दी उसका जो पॉजिटिव आउटकम उसकी वजह से होप के एलिमेंट की वजह से मिला। दूसरा मैंने इसके अंदर पॉइंट दे दिया है मंडेला का, नेल्सन मंडेला का, और अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड था, किस तरह से उन्होंने अपने नेशन के अंदर एक होप उजागर की, किस तरह से उन्होंने अपने नेशन को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकाला और उनको एक ट्रांसफॉर्म किया उनकी ज़िंदगी को थ्रू होप एंड होप अलोन। ठीक है। तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाती है। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लोकल कॉन्टेक्स्ट में दे दी है ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट के, किस तरह से जो हमारे मुसलमान ऑफ पाकिस्तान थे, ऑफ सब कॉन्टिनेंट थे, उनको एक होप दी गई और उस होप के एलिमेंट के ऊपर उन्होंने फिर पाकिस्तान को अचीव किया। तो ये चीज़ें हैं जो आप इस पर्टिकुलर ऐसे के अंदर डिस्कस कर सकते थे। उसके बाद अगला हमारा एस्पेक्ट है ऑफ द इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स। तो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने अगेन इसके अंदर और बहुत एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, मैंने अभी इसको अभी अभी बनाया है, तो दिस इज मोर और लेस समथिंग दैट इज वेरी रॉ। तो इसके अंदर मैं दो एग्जांपल्स दी हैं, एक मलाला की दी है कि हाउ डिस्पाइट द फैक्ट मलाला के ऊपर तालिबान अटैक हुआ, शी डिड नॉट गिव अप हर होप फॉर एजुकेशन, और वो अब एक एडवोकेट है एजुकेशन फॉर गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद साथ ही साथ स्टीफन हॉकिंग की दी है एंड हाउ हिज कंडीशन, आपको पता है कि उनको जो बीमारी थी उसके होते हुए भी उन्होंने होप का दामन ना छोड़ा और उन्होंने फिर उसी होप को लेकर आगे चले और उन्होंने फिर साइंस के अंदर इमेंस कंट्रीब्यूशन की। आप ये देखें, ये दीज आर एग्जांपल्स जो कि हम लोगों ने वन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड वाली चीज के अंदर भी की थी। सो दिस टॉपिक इज वेरी मच रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है जी। उसके बाद ग्लोबल चैलेंजेस देख लेंगे, किस तरह से होप इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस आपको नजर आता है। इसके अंदर कोविड-19 की एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जब कोविड-19 आया तो किस तरह से उसने एक पूरे ग्लोब को अपने घेरे में ले लिया, लेकिन होप के एलिमेंट के थ्रू, होप से और कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू हम लोगों ने उस चीज़ को फेस किया और उस चीज़ से बाहर निकले। और क्लाइमेट चेंज भी समथिंग सिमिलर, जिस उस होप को ही लेकर हम लोग प्रो क्लाइमेट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसके अंदर कॉप आपका आ जाता है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स आ जाते हैं। वो आर डिटेल्स विच यू कैन रिसर्च ऑन योर ओन। और मैं इधर ये भी कहूँगा कि मैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की अभी एक बेसिक आउटलाइन आपको दे रहा हूँ किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता था। इनकी डिटेल्स मैं अपने फेसबुक के ऊपर इंशाल्लाह पोस्ट करूंगा, तो यू कैन लुक आउट फॉर दैट एज वेल। ठीक है जी। तो फाइनली जो हमारी कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट होगी वो ये होगी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ रियलिस्टिक होप, कि बस ऐसी कोई हवा में तीर वाले होप्स नहीं रखने, यू शुड हैव रियलिस्टिक होप्स एंड यू शुड ऑलवेज बैलेंस योर ऑप्टिमिज्म विद प्रैक्टिकल एक्शन। ये ना हो कि आपकी होप्स इतनी ब्रॉड हों, इतनी अनअचीवेबल हों कि बस आप कुछ अचीव ना कर सकें और सिर्फ ऑप्टिमिज्म के चक्कर में आप अपने कोई प्रैक्टिकल एक्शन ना ले सकें। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसका एक प्रैक्टिकल एक्शन भी एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेट करें। तो ये आप देख सकते हैं कि एक होलिस्टिक हम लोगों ने तरीके से इस ऐसे को टैकल कर दिया। ना सिर्फ हम लोगों ने बताया कि हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ होप क्या है और एक होपफुल इंसान, एक होपफुल माइंडसेट के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, बल्कि हम लोगों ने उसको एग्जांपल्स भी दे दी किस तरह से होप जो है दैट इज एक्चुअली अ ड्राइविंग फोर्स। उसको आपको हिस्ट्री में भी एग्जाम्पल मिलती है, इंडिविजुअल लाइफ में भी एग्जाम्पल मिलती है, ग्लोबली भी एग्जाम्पल मिलती है। और फिर हम लोगों ने अपनी एक क्रिटिकल एनालिसिस दी कि किस तरह से जो होप है दैट इज अ ग्रेट ड्राइविंग फोर्स, लेकिन वो होप शुड बी रियलिस्टिक इन नेचर और हम लोगों को जो अपना ऑप्टिमिज्म है उसको बैलेंस करना है विद प्रैक्टिकल एक्शन। तो इस तरह से वी एक्चुअली समराइज द एंटायरिटी ऑफ द टॉपिक और उसको एक होलिस्टिक तरीके से इस लिटरेरी ऐसे को अटेम्प्ट किया है। सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी।
इसके अंदर दो मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। अगेन हम लोगों ने ये एक पिछली वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा ऑन एसे राइटिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक टॉपिक स्टेटमेंट की एनालिसिस करनी है। तो इसके अंदर एक तो आपका वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज़ योर की वर्ड। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी कीवर्ड है जो आपकी आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करेगा, दैट इज डेथ और क्रिएटिविटी। कि हाउ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट इज एक्चुअली समथिंग दैट इज स्टिफलिंग क्रिएटिविटी। तो हमारी एनालिसिस इसके ऊपर होगी। अगेन जिन्होंने ऐसे का सेशन मेरे साथ लिया था, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने एक ऐसे टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। एक तो आपके ऐसे पेपर में भी आया था, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवर स्टेप्ड इट्स बाउंड्स। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी एक टॉपिक किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड ऑगमेंट ह्यूमन एफर्ट्स, नॉट रिप्लेस इट। तो उसके अंदर मुझे ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू विद दैट टॉपिक। अच्छा जी, अगर इसका हम लोग ब्रेकडाउन देखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है ऑफ एआई। एआई का जो रोल है उसके आपको डिटेल में नहीं जाना कि एआई में मशीन लर्निंग है, ये चीज़ें होती हैं। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर कि इस टॉपिक के रेलेवेंट जो चीज़ है क्रिएटिविटी किस तरह से वो इम्पैक्ट करिए। तो उसके अंदर एआई के जो दो मेन फैसेट्स हैं वो हैं, एक ऑटोमेशन और दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन इनपुट। कि आपका एक तो जो सारे एक्टिविटीज़ हैं वो ऑटोमेट हो जाती हैं, और साथ ही साथ आपकी जो ह्यूमन इनपुट है, जो एक क्रिएटिव इनपुट ह्यूमन का होता है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो ये जी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देंगे ऑफ द स्कोप ऑफ एआई, कि किस तरह से एआई ऑटोमेट्स एक्टिविटीज़ और वो एक ह्यूमन इनपुट को इरेडिकेट कर देती है। ठीक है जी, तो आप अब अपनी आर्ग्यूमेंट पे आ जाएंगे। अगेन इसके अंदर क्योंकि दिस इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे, तो इसके अंदर आप दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे। तो पहले जो मेरी मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि एआई एक्चुअली डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। इंस्टेड दिस इज अ टूल दैट कैन बी यूज्ड टू इनहांस क्रिएटिविटी। ठीक है, तो उसी को मैं अपनी जो है इस ऐसे को लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, विच इज़ अगेन आर्ग्यूमेंट इज के जो एग्जामिनर ने प्रेजेंट की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लीडिंग टू द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट हमारी है कि एआई इज अ थ्रेट टू क्रिएटिविटी। उसके अंदर आपको किस तरह से उसका थ्रेट नजर आता है, उसके अंदर आप होमोजेनाइजेशन के अंदर नजर आता है कि सारा कंटेंट जो एआई प्रोड्यूस करता है एक जैसा कंटेंट आपको हर जगह नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके जो क्रिएटिव आउटपुट होगा वो एक जैसा होगा, सो देयर वुड नॉट बी एनी डाइवर्सिफिकेशन इन द कंटेंट दैट इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट जिससे इम्पैक्ट होता है वो ये है कि एआई के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि अक्सर आपको जो ब्लॉग टाइटल्स या पे कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं वो एआई जनरेटेड चैट जीपीटी से मिल जाती हैं। आपके होमवर्क्स, आपकी वो चीज़ें सारी चैट जीपीटी के इस्तेमाल से वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो गई है ऑफ ह्यूमन एफर्ट, साथ ही साथ देयर इज अ स्टिफलिंग ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। कि आपके जो एआई है उसके अंदर कोई एक इमोशनल कंपोनेंट नहीं होता उसके प्रोडक्ट के अंदर। जो एक इंसान फॉर एग्जांपल एक नज़म लिखता है, उसके अंदर उसके एक इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। एआई जो नज़म लिख कर देगा वो एक आर्टिफिशियल चीज़ होगी, उसके अंदर कोई इमोशनल कंपोनेंट नहीं होगा, तो उसकी वो फिर उस तरह से क्रिएटिविटी नहीं आएगी। सो इट्स नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, ये एक आर्ग्यूमेंट है इसकी जो एग्जिस्ट करती है। तो दिस विल बी आवर आर्ग्यूमेंट फॉर दिस। इसके अंदर अगर मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं तो मैं ये कहूँगा, जो कि मेरी थीसिस के साथ कोरिलेट करेगी, विच वुड बी कि एआई इज एक्चुअली अ टूल फॉर एनहांसिंग क्रिएटिविटी। और वो एनहांसमेंट आपको कैसे नज़र आ रही है? वो एनहांसमेंट आपको नज़र आ रही है कि इट इज़ एक्सपैंडिंग क्रिएटिव बाउंड्रीज। आपको नए नए टूल्स मिल रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने क्रिएटिव एंडेवर्स को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ एनहांसिंग क्रिएटिव एफिशिएंसी। आपका जो एक चीज़ आपको फॉर एग्जांपल अगर आप एआई का रोल इन फोटोशॉप देख लें, तो अगर जो चीज़ आपको काफ़ी टाइम लेती थी, 1 घंटा लेती थी टू एडिट आउट, वो आप सिंपल एआई को यूज़ करते हुए 5 मिनट्स में कर सकते हैं। ठीक है? तो वही चीज़ जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली मोर एफिशिएंट हो गई है विद एआई। आपका इनपुट है उसमें इन्वॉल्व्ड, बस ये है कि आप एफिशिएंटली उस चीज़ को कर सकते हैं। साथ ही साथ देयर इज़ अ डेमोक्रेटाइज़ेशन ऑफ क्रिएटिविटी। डेमोक्रेटाइज़ेशन ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आपका जो एक्सेसिबिलिटी है, अक्सर ये होता है पहले ऐसा होता था कि बहुत कॉम्प्लेक्स टूल्स होते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिजिटल आर्ट करना है, सो यू नीड टू हैव कॉम्प्लेक्स टूल, यू नीड टू हैव कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी निटी-ग्रिटीज ऑफ डिजिटल आर्ट वर्क। लेकिन अब विद एआई आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसको जिस तरह से ट्वीक करना चाहते हैं, वो आप अपने एक क्रिएटिव आउटपुट दे सकते हैं। तो एक डेमोक्रेटाइज होगी, एक आम बंदा भी जिसके पास परहैप्स उतना वोकेशनल नॉलेज नहीं है, उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकता है विद एआई। सो एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी उधर आपको नजर आ जाती है। और साथ ही साथ फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिव कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमंस
आपको एक वाइड, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब एक अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर कोलैबोरेशन हो सकती है, और साथ ही साथ बिटवीन ह्यूमंस एंड एआई भी, कि आप एआई को यूज़ करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को के अंदर भी कोलैबोरेशन करके उसको एनहांस कर सकते हैं. सो दिस वुड बी द काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर दिस. और इसकी जो सिंथेसिस होगी कि इज एआई एक्चुअली अ थ्रेट टू क्रिएटिविटी, उसकी सिंथेसिस ये होगी कि एआई डज पोज सम थ्रेट टू क्रिएटिविटी, लेकिन एआई शुड बी यूज टू ऑगमेंट क्रिएटिव ह्यूमन क्रिएटिविटी, नॉट रिप्लेस इट. जैसे कि हम लोगों ने एक अपने जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोगों ने अपने ऐसे सेशन के अंदर टॉपिक के अंदर किया था कि एआई शुड ऑगमेंट ह्यूमन एफर्ट, नॉट रिप्लेस इट. तो ये एग्जैक्टली उसी की चीज़ है, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको चाहिए कि आप एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट दें ताकि ज़्यादा लोग एआई को समझ सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें. आप एआई के टूल्स को एक्सेसिबल ज़्यादा बना दें, फ्री टूल्स लेकर आएँ ताकि ज़्यादा लोग अगेन इस्तेमाल कर सकें, और साथ ही साथ उसके जो थ्रेट्स हैं उनको कम करने के लिए कुछ एथिकल गाइडलाइंस दे दें कि किस तरह से इसके पॉजिटिव तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. सो दिस इज़ वन वे दैट यू कुड हैव स्ट्रक्चर्ड योर आर्ग्यूमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ अगेन ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर. तो इसके अंदर हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट और सिंथेसिस दिया है. ठीक है जी, तो ये हो गया विद दिस रिलेशन टू दिस टॉपिक. अब अगला टॉपिक देखते हैं विच इज़ पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक भी रहा बिकॉज इट्स सिंपलर टू अंडरस्टैंड, इट्स सिंपलर टू अटेम्प्ट. पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, पाथवेज का मतलब है स्टेप्स. अब इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने जो गलती की, जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा, वो ये था कि उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर फोकस रखा अपना, कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव कर सकते हैं. बट दैट वाज नॉट व्हाट द टॉपिक वाज आस्किंग. टॉपिक ने असल में पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की बात की. उसके अंदर आपकी सोशल प्रॉस्पेरिटी भी है, उसके अंदर आपकी पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी भी है, उसके अंदर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉस्पेरिटी भी है, उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी की भी प्रॉस्पेरिटी है. तो ये सारे एलिमेंट्स आर समथिंग दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक, और ये सारे एलिमेंट्स वर समथिंग दैट यू हैड टू कंसिडर व्हेन यू वर प्रेजेंटिंग द पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. तो अगेन इट वाज अ सिंपल टॉपिक, आई एग्री, लेकिन इसकी वर्डिंग, इसलिए मैं कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो कुछ लोगों ने ये गलती की थी. तो अगर हम लोग इसको लेकर चलेंगे किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले अगेन कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ आएगा जिसके अंदर आप बताएंगे कि पाकिस्तान की करंट प्रोफाइल क्या है. तो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एसे के अंदर आपकी जो है एक वन साइडेड आर्ग्यूमेंट ही होती है, तो इसके अंदर स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड हैव अ गुड सेट ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो कि आप कोट करें इन अ डिस्क्रिप्टिव एसे. तो सबसे पहले अगेन इसके अंदर हम लोग पाकिस्तान की करंट प्रोफाइल देंगे, जिसके अंदर हम लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हालात हैं. उसके अंदर आप आईएमएफ की रिपोर्ट दे सकते हैं. पाकिस्तान की सोसाइटी के क्या हालात हैं, इसके अंदर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है वो दे सकते हैं. आप पाकिस्तान की जेंडर इक्वालिटी की रैंकिंग दे सकते हैं. सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं. सिक्योरिटी के हालात देखें तो उसके अंदर आप रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की स्टेटिस्टिक दे सकते हैं. गवर्नेंस के हालात देखें तो उसके अंदर आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कोट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ में देंगे. फिर आप, क्योंकि इट्स पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, फिर आप देख सकते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं दैट आर इन द वे ऑफ पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, कि क्या क्या मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान को. आपने ऊपर एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस तो दे दिया, नीचे आप थोड़ी सी आर्गुमेंट दे देंगे कि एक्चुअली चैलेंजेस क्या फेस करें. उसके अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, मैल गवर्नेंस है, लैक ऑफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्लाइमेट चैलेंजेस हैं. तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर हिंडरिंग पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, सबसे पहले आपने बता दिया कि पाकिस्तान के जो हालात हैं दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव. आपको एक जो है इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, और इसके सोसाइटी सिक्योरिटी गवर्नेंस के भी चैलेंजेस हैं. उसके बाद आपने उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया है, एक्चुअली चैलेंजेस हैं क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिक्योरिटी रिस्क क्या है, मैल गवर्नेंस क्या है. तो वो आपने सारी चीज़ें बता दी कि एक तो प्रोफाइल पाकिस्तान की क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, और फिर उसके बाद आप आएंगे कि पाथवेज क्या है पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि किन किन तरीकों से आप इसको, किन किन रास्तों को फॉलो करके आप जो है पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं. अब इसके अंदर मैंने कैटेगराइजेशन नहीं की. एक अच्छा तरीका होता है कि आप कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि इकोनॉमिक पाथवेज ये हैं आपके, जो हैं सोशल पाथवेज ये हैं आपके, सिक्योरिटी पाथवेज ये हैं. तो वो चीज़ वुड हैव मेड इट मोर यू नो बेटर. लेकिन इसके अंदर क्योंकि हम लोग सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिस्ट आउट कर दिया. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज एग्जॉस्टिव, इसके अंदर और पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं. तो मैंने जो कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं उसके अंदर आपके आ जाते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, ग्लोबल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए टू एड्रेस गवर्नेंस, सोशल सेफ्टी नेट्स होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स होनी चाहिए टू एड्रेस दी सोशल इश्यूज,
फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होनी चाहिए टू एड्रेस द क्लाइमेट चैलेंजेस, और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए टू एड्रेस दी सिक्योरिटी रिस्क। तो आपने पाथवेज सारे बता दिए कि ये पाथवेज हैं आपकी पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आपकी क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगी। तो अपनी क्रिटिकल एनालिसिस में आप कहेंगे कि देयर इज अ नीड फॉर अ नेशनल कंसेंसस, institutional harmony and a long-term plan wherein all relevant stakeholders perform their duties with the national interest in mind। तो आपने बता दिया कि ये सारी चीज़ें तो पाथवेज तो हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एक नेशनल कंसेंसस भी हो, एक नेशनल लेवल पे भी आपकी एक हार्मनी हो और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो टू एक्चुअली डील विद द चैलेंजेस एंड अचीव द पाथवेज ऑफ सक्सेस दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो ये सारी चीज़ें हैं विच यू कुड हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर ऐसे। तो जी अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज। इसके अंदर भी हमारा जो है जो मेन चीज़ें देखने वाली हैं वो है, एक तो ग्लोबलाइजेशन होगी आपकी और दूसरी होगी नेशनल इकोनॉमीज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ग्लोबलाइजेशन भी किस एंगल से आ रही है, इकोनॉमी के एंगल से। इसके अंदर आपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसके अंदर आपने जो है इसकी कल्चरल इंप्लीकेशंस, उसके ऊपर नहीं जाना। यू शुड बी टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन स्ट्रिक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो अगर इसको हम लोग देखें कि किस तरह से देखा जा सकता है, तो जी सबसे पहले फैसेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली है क्या क्या। तो उसके अंदर जो है आपका इसके अंदर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल है। देख रहे हैं कि आप सारी चीज़ें आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। इंटरनेशनल ट्रेड है, एफडीआई है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फैसेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आप आ जाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज इट गुड और बैड। अब आप गुड भी बताएंगे इसका कि गुड, आप इसको सेपरेट पॉइंट्स भी कर सकते थे, आप इसको सिंगल एक एक टॉपिक के अंदर भी कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन गुड है या फिर बैड है। मेरी जो ये है इसके अंदर थीसिस होगी वो ये होगी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके जो इफेक्ट्स हैं ऑन नेशनल इकोनॉमीज दे आर इन अनइक्वल। जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। सो दैट इज समथिंग जो कि हमें एड्रेस करना चाहिए। सो दैट वुड बी माई थीसिस स्टेटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसी थीसिस स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने ये एक रफ स्केच बनाया है कि फेसेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन गुड और बैड, इसके अंदर गुड और बैड के दोनों की मैंने कैटेगराइजेशन कर दी है। उसके बाद मेरी मेन आर्ग्यूमेंट आएगी विच इज ग्लोबलाइजेशन ग्रेट डिवाइड, challenges for developing countries, कि how globalization is actually creating a great divide and it is posing challenges for developing countries, जिसके अंदर आपको increased economic dependency and vulnerability नजर आ जाती है। इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं पाकिस्तान और ऑयल प्राइसेस की, किस तरह से ऑयल प्राइसेस जब ऊपर नीचे आती हैं तो पाकिस्तान को कितना बुरा इम्पैक्ट होता है उसका। उसके बाद आपका दूसरी चीज़ आ जाती है लोकल इंडस्ट्री एंड जो है एमएनसीज, इनके बीच में कंपटीशन। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रेन ड्रेन का एक एलिमेंट आ जाता है विच इज द लॉस ऑफ प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल विच कंट्रीब्यूट्स टू लो इकोनॉमिक आउटपुट। तो हर चीज़ को आपने इकोनॉमी के साथ लिंक करना है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का एंड कैपिटल फ्लाइट, जिसके अंदर आपकी रिसोर्सेज को थ्रू एमएनसीज और थ्रू डिफरेंट चीज़ों से आपकी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल अफ्रीका की है, जहाँ पे चाइना, यूएस, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग अवे देयर रिसोर्सेज। तो ये आपकी मेन आर्गुमेंट हो जाएगी। फिर आपका एक वे फॉरवर्ड आ जाएगा इसमें कि हाउ इकोनॉमीज कैन डील विद द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर आप बताएंगे किस तरह से यू नीड टू स्ट्रेंथन लोकल एसएमईज, कि आपने लोकल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना है, आपने इंकरेज करना है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, आपने इन्हांस करना है सोशल प्रोटेक्शन को, आपने रिफॉर्म करना है अपने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और आपने फैसिलिटेट करना है टेक्नोलॉजिकल एक्सेस को। ठीक है, तो जो आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, आप सिर्फ ये पहले बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, उसके गुड और बैड इम्पैक्ट्स क्या हैं, फिर हाउ इट्स एन अनइक्वल फोर्स जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज़्यादा चैलेंजेस पोज करिए, और किस तरह से फॉर नेशनल इकोनॉमीज एक पॉजिटिव फोर्स हो सकती है बाय एड्रेसिंग सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो वो ये है। तो इस तरीके से आप होलिस्टिकली इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके जी, तो अभी हम लोगों ने कुछ मेजर टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर सबसे पहला आपका टॉपिक है होप, द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस कर लिया है, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी डिस्कस कर लिया है, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज को डिस्कस कर लिया है। अब बाकी कुछ टॉपिक्स हैं, दीज वर द 4 टॉपिक्स दैट वर द मोस्ट अटेम्प्टेड अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन। तो इनको हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब बाकी कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम लोग क्विकली देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 2 है सीपैक एंड इंडो मिडल ईस्ट यूरोप न्यू वॉर फ्रंट्स। ठीक है, अब सीपैक के अंदर, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान चाइना की दोस्ती को आपने देखना है और उसकी एनालिसिस करनी है विद रिलेशन टू पाकिस्तान का इंडिया, ईरान, सऊदीया और यूरोप इन जनरल। ठीक है,
अब इसके अंदर आपने देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसका इंडो पैसिफिक या फिर इंडिया के साथ क्या रिलेशन बनता है। अब ईरान और इंडिया के अपना एक चबाहर पोर्ट है, उसका क्या रिलेशन बनता है पाकिस्तान चाइना के सीपैक के साथ। उसके बाद सऊदी अरेबिया जो पाक चाइना सीपैक का हिस्सा बनना चाहता है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। और यूरोप जो जो कि पाकिस्तान को जिसने जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है और ये एक एंटी चाइना प्रो यूएस विंग के अंदर है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और वो किस तरह से ये सारी इम्प्लीकेशंस आर पैनिंग आउट, आर फीचरिंग, आर बिकमिंग पार्ट ऑफ न्यू वॉर फ्रंट्स, और किस तरह से सीपैक एक पीस मेकर के तौर पे एक्ट कर सकता है इन द रीजन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते थे। अगेन इसको हम लोग बेसिक लेवल एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके अंदर यही मेजर चीज़ जो है वो डिस्कस होनी थी। दूसरा जो टॉपिक है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा इन मुस्लिम वर्ल्ड, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से एक इस्लामोफोबिया का एलिमेंट आएगा, कि किस तरह से आपको मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, वो एक नेगेटिव लाइट में की जाती है और उसकी फिर उसकी क्या इम्प्लीकेशन आती है। मुसलमान कंट्रीज़ को टेररिस्ट स्टेट्स कहा जाता है, उनके ऊपर फिर अटैक्स होते हैं। मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जाता है, उनके ऊपर डिफरेंट जगह पे जैसे यूएस के अंदर मुस्लिम बैन टाइप चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसा एक सिमिलर टॉपिक 2022 के अंदर भी आया था, विच वाज रिलेटेड टू, आप कह सकते हैं कि हाउ यू नो इस्लामोफोबिया के ऊपर जो टॉपिक आया था, तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी रिलेटेड टू दैट। ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 है फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड अरब इकोनॉमीज। अरब इकोनॉमीज जो कि ऑयल इकोनॉमीज हैं, अ, उनके ऊपर जो एक ग्लोबल पुश है टुवर्ड्स फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसके अंदर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगी ऑन अरब इकोनॉमीज और उसकी फिर ग्लोबली क्या इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का। ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ डिस्कस करनी है टॉपिक नंबर 4 के अंदर। प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स, कि आपको पॉलिटिक्स के अंदर प्रैग्मेटिज्म के साथ काम करना चाहिए या पॉलिटिक्स के अंदर पैशन के साथ काम करना चाहिए। दिस इज अ डिबेट दैट यू कैन हैव। अगेन दिस इज अ टॉपिक दैट आई वुडंट रिकमेंड यू अटेम्प्टिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की टॉपिक टू अटेम्प्ट, और इसके अंदर आपके पास अनलेस कोई बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं तो फिर ही आप इसको अटेम्प्ट करें। Topic number 6 is related to BRICS and Pakistan or prospects of recovery. This is again a very open-ended topic. और BRICS की क्या implications? BRICS is a rising force against the US hegemony, और उसकी क्या implications हो सकती हैं for the region, और किस तरह से पाकिस्तान BRICS के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, जिसके अंदर जो उनके मेन prospects हैं which is de-dollarization, जिसके अंदर they're moving away from dollars, अपनी एक करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। मेजर इकोनॉमीज़ हैं तो ट्रेड किस तरह से उनके साथ की जा सकती है, उनके साथ रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है कि वो आपके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से इन सब चीज़ों को यूज़ करके पाकिस्तान अपनी रिकवरी की तरफ जा सकता है। दीज आर थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। उसके बाद फाइनल टॉपिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। दिस इज़ अगेन अ टॉपिक दैट वी डिड डू इन आर एसे राइटिंग कोर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या फिर पोलराइजेशन है वो किस तरह से आपकी गवर्नेंस और सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, क्या उसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, किस तरह से आपके स्ट्रीट पावर का इंक्रीज हो रहा है, किस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि एक जनरली एक जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन के ऊपर से की वजह से सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया किस तरह से इन टॉपिक्स को परसीव किया जा सकता था। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू गाइज, और आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला। फाइनल वर्ड्स में मैं यही कहूँगा कि दिस वाज वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट यू कुड हैव हैड फॉर दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। इसको आप अल्टीमेट सोल्यूशन मत समझिएगा। आप लोगों के आई एम श्योर अलहदा पॉइंट्स होंगे, आप लोगों ने कुछ और पॉइंट्स ऐड किए होंगे, किसी और तरीके से आर्गूमेंट लिखी होगी, आपका ओपिनियन ऑन द टॉपिक शायद डिफरेंट हो सकता है, स्पेशली इन आर्गूमेंटेटिव टॉपिक्स। तो दिस इज़ वन वे ऑफ शोइंग यू कि आप किस तरह से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अगेन द ओनली वे ऑफ अटैम्प्टिंग द एग्जाम। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने जो अपने पॉइंट्स हैं, जिस तरह से आपने अटैम्प्ट किया था या फिर जिस तरह से आप अटैम्प्ट करते हैं इसको, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि मैं उसको आपके लिए एवेलुएट कर सकूँ, और एक हेल्दी एक्सरसाइज होगी ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कुछ यूजफुल लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर करूँगा, उसको ज़रूर आप देखिएगा। फेसबुक के ऊपर मैं कुछ डिटेल के अंदर इन टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, तो ज़रूर आप उधर भी मेरे साथ कनेक्ट करें। एंड आई होप टू सी यू गाइस सून। अभी आगे हम लोग करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के जो हैं पेपर्स को, उनको भी सॉल्व करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू शेयर दिस वीडियो, एंड आई होप दैट दिस वाज यूजफुल फॉर यू गाइस। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।